नमस्कार। चुनावी चौपाल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। लगातार हम सर्वे कर रहे हैं चुनावी चौपाल में जा जाकर लोगों की राय जान रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होंगे। अक्सर आपने देखा है तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के कार्य कर रही हैं, ऑफर्स दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनपद फिरोजाबाद में हम खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम सीनियर लोग मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम भाई मौजूद हैं। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान तक विकास करे? तो उन्हीं से पूछेंगे, जानेंगे बदलाव होना चाहिए या वही पुराने चेहरे होने चाहिए। तो इसी राय पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब मंसूरी। सर, क्या मानते हैं इस बार कुछ अलग सा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? ये हालात जो हैं बहुत बिगड़ गए हैं हम्म, और इस पे जो है हम ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बदले, हमारा जो है विधानसभा का इलेक्शन जो है अच्छी तरीके से हो और इसमें सारे लोग जो है हिंदू मुस्लिम जो है सारे लोग इसमें जो है देख करके अपना वोट, अपना कीमती वोट दे विधानसभा में। विधानसभा चुनाव है, विधायकी के चुनाव है, क्या मानते हैं विधायकी में कुछ नया चेहरा होना चाहिए? जी हाँ, हम ये चाहते हैं इस बार जो है विधानसभा में अपने फिरोजाबाद से जो है एक नया चेहरा होना चाहिए, जिससे जो है समाज सेवी जिन्होंने किया है, काम किया है और वो हमारे चेहरे हमारे सामने हैं वो, और हमने उनको देखा है काम करते हुए समाज में। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए कि आपके द्वारा एक फेसबुक पर प्रतिक्रिया, एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें लिखा था कि एक तीसरा विकल्प होना चाहिए। जाहिर सी बात है, तीसरा विकल्प तो होना ही चाहिए। तो क्या है वो तीसरा विकल्प जो आपने कहा था? कौन है वो तीसरा विकल्प? देखिए, हम ये चाहते हैं कि फिरोजाबाद विधानसभा में तब 3-4 चुनाव हम लोग चुनाव हार गए और टांग खींचा आपसी टांग खींचने की वजह से और आपसी भाईचारा न बन पाने के बीच में हम ये चुनाव लगातार 3 चुनाव हार रहे हैं। तो हमने ये विकल्प के रूप में डॉक्टर जफर साहब का नाम, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो महासचिव हैं, अच्छे यादव, इनको सूचना दी है लिखित, और कहा है कि डॉक्टर साहब जो जफर आलम हैं वो समाज सेवी हैं, दिव्यांगों पे, विकलांगों पे और जो बच्चे खो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं और बाल श्रम पे बहुत मेहनत करते हैं। ये कानपुर से लेके गाजियाबाद तक चिराग सोसाइटी चलाते हैं और चिराग सोसाइटी फिरोजाबाद जिले की 1 नंबर पे चल रही है। जो बच्चे छोटे छोटे लावारिस हालत में मिलते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और वो कूड़ों के ढेरों पे मेरे मिलते हैं, डॉक्टर साहब उनको भी पालने का काम करते हैं। और बड़े होकर उनको, लड़की होती है तो नारी निकेतन भेजते हैं, लड़का होता है तो जो बच्चों की जेल होती है, बाल घिरा, उसमें भेजते हैं। इस तरह के कार्य करते हैं। तो हम चाहते हैं जो ऐसा समाज का काम करता है जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जुड़े हैं, अगर समाजवादी पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देती है तो मेरा मानना है 100% जीत यहाँ से पक्की है। तमाम आवेदन लोगों ने किए हैं, तमाम। क्या मानते हैं आपने डॉक्टर जफर को ही क्यों चुना तीसरे विकल्प के लिए? देखिए, तमाम आवेदन जो हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उन लोगों को भी, पिछले चुनाव में लगातार चुनाव हार रहे हैं और यहाँ की फिरोजाबाद की जनता नया चेहरा जानती है। और मैं चाहता हूँ कि लगातार 2 समुदाय लगातार कुछ चुनाव जीती भी है और लगातार चुनाव हारी भी हैं। तो डॉक्टर साहब के रूप में तीसरा नया जो चेहरा आएगा, मैं समझता हूँ फिरोजाबाद की हिंदू मुस्लिम सारी आवाम एक होके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाएगा। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर जी जो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, वो ऐसे में राजनीति क्यों करेंगे? देखिए, उनके राजनीति में आना, हम लोग उनको लाना चाहते हैं राजनीति में। जो इस टाइम वो ना कोई विधायक है, ना एमएलए है, ना एमपी है, फिर भी समाज सेवा के लिए इतने काम करते हैं, दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए। कोरोना वैक्सीन पे उन्होंने काम किया और कोरोना काल में तमाम ऐसी परेशानियां आई
उनमें उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि एक वाकया तो मेरे सामने ऐसा गुजरा है कि डॉक्टर साहब के पास फ़ोन आया और वो जो उनका चाइल्ड लाइन का नंबर है कि मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, क्या डॉक्टर साहब आपके यहाँ दूध भी मिलता है? ये कोरोना काल की बात है। मैं और डॉक्टर साहब की टीम का एक मेंबर वहाँ गए और उस औरत को दूध उपलब्ध करा के आए। तो मैं जानता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऐसी ऐसी मेहनत के काम किए हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब का नाम किया है। और अगर डॉक्टर साहब विधायक बन जाएंगे और लखनऊ की असेंबली में पहुंच जाएंगे तो हमारी जनता और विकलांग और दिव्यांग और जो खोए हुए बच्चे हैं उनके लिए काम करने में बहुत मजबूती मिलेगी और बहुत तरक्की होगी। बिल्कुल। अगर हम समाज सेवक की बात करें वो एक अलग है, जैसे कि आपने बताया। विकास की अगर बात की जाएगी, क्या मानते हैं विकास पर डॉक्टर जफर जी कितना खरा उतरेंगे? डॉक्टर जफर जी विकास पर भी अच्छा काम करेंगे और वो विकास कराएंगे। क्या मानते हैं, आपकी सहमति क्या है, जनता का मन क्या है कि तीसरा विकल्प वाकई होना चाहिए? हाँ, तीसरा विकल्प बाकी होना चाहिए। ये तमाम लोग हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं, हमारे तमाम सीनियर हैं। तो सर क्या चाहते हैं आप, क्या वाकई तीसरा विकल्प होना चाहिए? हाँ साहब, ये मैं भी चाहता हूँ। मैं श्रीलाल शर्मा बोल रहा हूँ। जी। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नया चेहरा विधायक के लिए होना चाहिए और वो अपना काम में खरे उतरेंगे और काम भी अच्छा करेंगे, क्योंकि वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं दिव्यांगों के और विकलांगों के, और इस तरीके से काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं समाज सेवी में। तो इसलिए उनका काम अच्छा निकलेगा। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कोई नया चेहरा उतरना चाहिए। जनता का क्या मन है, जनता क्या जनता का ही मन है, हम लोग जनता ही में हैं, हम कोई मतलब वो नहीं है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि नया चेहरा उतरना चाहिए। अच्छा, मौजूदा जनप्रतिनिधियों से आप संतुष्ट नहीं है? देखो साहब, जो पुराने हो चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, निकल चुके हैं, तो उन लोगों से वैसे ही वाकिफ होना चाहिए। बहुत से ऐसे काम नहीं कराते हैं, वो अपने अपने सिस्टम में रहते हैं या अपने खरे नहीं उतर पाते हैं, तो उन लोगों को भी चेंज होना चाहिए। अगर डॉक्टर जफर को मौका मिलता है तो बदलाव अगर हम समाज में देखें, किस तरह का बदलाव होगा? ये अच्छा बदलाव होगा, क्योंकि नया चेहरा होगा। पहले चांस पे तो अच्छा ही मतलब जो उनका कार्य उतरेगा। शहर की विकास की अगर बात की जाए, शहर का विकास किस तरह से होगा? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, शुभ क्या मानते हैं, अगर शहर की विकास की बात की जाए तो क्या वाकई शहर की विकास पर डॉक्टर जफर खरा उतरेंगे? हाँ जी। किस तरह? जी, जफर जी हैं, शहर के विकास के लिए खरा ही उतरेंगे। वैसे वो काफ़ी संघर्षशील आदमी हैं। वो काफ़ी ये विकलांग और भी लोग समाज से भी काम कर रहे हैं, तो विकास के लिए भी मेरे हिसाब से खरा ही उतरेंगे। लगभग तमाम लोग सत्ता में आए, तमाम अभी भी मौजूदा विधायक हैं। क्या मानते हैं, मौजूदा विधायक या और उससे पहले तमाम जनप्रतिनिधि रहे, क्या वो उनसे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनसे संतुष्ट तो नहीं है हमें। तो बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। नया चेहरा चाहते हैं। तो तमाम लोग हैं जो नया चेहरा चाहते हैं, लगातार बता रहे हैं। क्या मानते हैं, तमाम आप बहुत सीनियर हैं, पहले के शासनकाल में आपके शासनकाल में क्या कुछ अंतर है, क्या फर्क दिखा? बहुत बड़ा अंतर दिखा इसमें सारे लोग, ये कोई भी जात हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, सारे लोग इसमें परेशान हुए। और दूसरी बात ये जो जफर आलम की बात जो कर रहे हैं, हम लोग एक अरसे से देखते आ रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। वो चाहे वो कोई समाज का आदमी हो, वो सारे लोग उनसे आते हैं। और हम भी एक आम आदमी हैं जो पूछते हैं कि जफर आलम कहाँ मिलेंगे, तो हमने कई लोगों को उनके पते बताए हैं और वो काम भी कराते हैं फौरन। और विकास की ये रही कि हमें पूरी उम्मीद है कि जफर आलम इसमें खरे उतरेंगे। लेकिन मौजूदा विधायक भी हैं और भी उससे पहले तमाम विधायक रहे, क्या उनसे उम्मीदें नहीं थी या वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे? वो उनने ऐसे कोई काम नहीं कराए जो पब्लिक यहाँ से फिरोजाबाद की उनसे खुश होती है। अब वो यहाँ अपना तेरा मामला हुआ था, जात बरादर में बांट दिया उन लोगों ने, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए ये हार हो रही है। अच्छा सर, पब्लिक के क्या काम थे जो होने चाहिए थे, जो मौजूदा विधायक या उससे पहले विधायक रहे जो नहीं करा पाए, क्या काम थे वो पब्लिक के?
जैसे गलियों में गलियां हैं टूटी फूटी पड़ रही हैं, अक्सर लोग गिरते गिरते हैं और नालियां साफ नहीं होती, गंदगी तमाम रहती थी। और इससे बेहतर ये है, कई लोग तो शिकायत करते हैं मगर कोई उनकी सुनवाई भी नहीं होती, बस खाना पूरी करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता। जैसे कि तमाम लोगों से हमने बातचीत यहाँ पर की है, सभी सीनियर हमारे बड़े मियाँ एक ही बात कह रहे हैं कि एक अलग चेहरा होना चाहिए। क्या मानते हैं, अगर डॉक्टर जफर आलम को मौका मिलता है तो बदलाव समाज में कैसा होगा, कितना फर्क पड़ेगा समाज में? इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कैसे सर? इसलिए कि ये एक तो नए उभरते हुए कैंडिडेट हैं और ये सारे लोगों की हमदर्दी करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारे लोगों के काम आते हैं ये लोग। और इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ हमने अभी तक नहीं देखी जो इनके पास फिरकापरस्ती हो, जात बिरादर हो, ऐसी कोई चीज़ इनके अंदर नहीं है। ये सारे लोगों के लिए अपने काम के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या मानते हैं, बदलाव वाकई होना चाहिए विकास को लेकर? समाज में जो घट रहा है, बढ़ रहा है, लगातार प्रभाव, इस तरीके की अलग अलग खबरें, अलग अलग प्रभाव देखने को पड़ता है। क्या मानते हैं, वाकई बदलाव होना चाहिए? नाम क्या है सबसे? मेरा नाम डॉक्टर नवीन विद्यार्थी है और मेरे जो विचार हैं वो विचार इन सारी बातों से कुछ अलग हैं। बताएं। मैं बीजेपी का पूरी तरह समर्थक हूँ, आज भी हूँ। अगर मैं नाराज हूँ तो मोदी जी से नाराज हूँ। क्यों मोदी जी? उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि हिंदुस्तान में एक PACL नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, जिस कंपनी में पूरे हिंदुस्तान के 6 करोड़ लोगों का पैसा जमा हुआ था। उसमें बहुत सारे गरीब जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई, जोड़ जोड़ के बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए जो इकट्ठी की थी, वो गाड़ी कमाई उनकी डूब गई। और उस लड़ाई को मैंने इस कंपनी में 10 साल काम किया और 10 साल काम करने के बाद भी कुछ लोगों को तो पैसा मैंने वापस दिला दिया, क्योंकि 6 साल में, 5 साल में लोगों को पैसा वापस मिलता था, उनको मिल गया। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पहले मान लो 20,000 जमा किया था, दोबारा में उन्होंने 50,000 जमा किया और दोबारा का पैसा उनका फंस गया, वो नहीं निकल पाया। तो ये समझिए मोदी जी के आने से पहले इस कंपनी पे इसी सरकार ने रोक लगाई। बीजेपी सरकार जैसे ही सत्ता में आई, इस तरह की चिटफंड कंपनियां जितनी भी हिंदुस्तान में थी वो सारी बंद कर दी। आपने बंद कर दी, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपको साथ में ये भी सोचना चाहिए कि जिन गरीब मजलूमों का पैसा इसमें जमा हुआ है वो पैसा उन्हें कैसे मिलेगा। तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा, ये बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। इस मुद्दे के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों से हमने बात की है। अक्षय भाई के पास हम 1 बार नहीं 4 बार गए थे, अक्षय भाई ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उनसे मिलने के लिए मैं खुद 10 लोगों को साथ लेके गया। वो तो ये तमाम चीजें रही। मेरा सवाल ये है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहेगा बदलाव का? मुझे नहीं लगता कि बदलाव कोई विशेष आएगा। बदलाव नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। अच्छा, अगर हम फिरोजाबाद की, बदलाव तो हर बार होता है, घटनावली होती है, फिर भी होगी, लेकिन हम ये अनुमान लगाएं कि सत्ता से बीजेपी बिल्कुल बाहर चली जाएगी, ऐसी उम्मीद बहुत कम है। अच्छा, जैसे कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अगर हम मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों पर आप व्यक्तिगत रूप से, अगर मैं पूछूं? सबसे बड़ी मैं वजह बता दूं आपको, दोबारा फिर ये क्यों आ सकते हैं। इन्होंने गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया है, वो किसी कौम को देख के नहीं दिया, हर कौम को दिया है। अगर इन्होंने कौम देख के दिया होता तो इन्हें पैसा, वोट नहीं मिलता। महंगाई के मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? महंगाई लगातार चरम सीमा पर है। इससे पहले कभी महंगाई इतनी रही? जो इतनी महंगाई कभी हमारे जिंदगी में नहीं हुई। हमें 65 साल की उम्र हो गई। क्या कहेंगे महंगाई पर आप? क्या देखिए, महंगाई की बात ऐसी है, जब भी सरकारें आती जाती हैं
महंगाई की समस्या हर सरकार में रहती है। इस बार मानेंगे ना ज्यादा इस समय महंगाई बढ़ी हुई है, ये मैं बात को आप बीजेपी से हैं, सपोर्टर हैं, जी हाँ, अंतिम जी हाँ। समय तक आप रहेंगे ऐसा आपने कहा, तो मानेंगे ना हाँ महंगाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गरीब व्यक्ति पर इसकी क्या मतलब असर पड़ा है महंगाई से? गरीब आम व्यक्ति पर? हमेशा गरीब ही पिसता है, जब कोई मुसीबत आती है तो पिसता तो गरीब ही है। हम्म। और अगर हम ये कहें कि गरीब पिसने के लिए ही पैदा होता है तो भी कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ये अगर हम फिरोजाबाद की बात करें, जैसा कि तमाम लोगों ने एक नया चेहरे की बात की है, एक उभरते हुए चेहरे की बात की, डॉक्टर जफर की, जी। इनके लिए आपके क्या विचार मैं है? क्या जफर साहब के बारे में तहे दिल से चाहता हूं कि ऐसा आदमी अगर आ जाए तो आप ये समझिए बस सोने में सुहागा है। कैसे सोने में सुहागा? कैसे? सोने में सुहागा, ये मेहनती ईमानदार आदमी है। हाँ। और ईमानदार मौजूदा जो विधायक है वो भी आदमी बढ़िया है। हाँ। लेकिन एक ही जगह पे अगर एक आदमी बार बार अगर बना रहेगा हाँ। तो मौका तो दूसरों को भी मिलना चाहिए काबिलियत का। हाँ। एक को ही क्यों मिलना चाहिए भाई? अच्छाई उनके अंदर है, औरों के अंदर भी तो हो सकती है, मौका तो दो ने। तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो तमाम लोगों की यहाँ राय है कि मौका तो मिलना ही चाहिए। तो इस बार के चुनाव बड़े अलग तरीके के होंगे, बड़े दिलचस्प होंगे, ये सभी लोग देख रहे हैं। एक एक मिनट में आप लोगों का बहुत जल्दी कम समय देकर लेना चाहूंगी। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? क्या महंगाई का मुद्दा, क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत कम समय में जल्दी बताएं। मुद्दे तो यही हैं कि हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार में देखो, नोटबंदी का, जीएसटी और तमाम जो है परेशानियां, ये सब इसी जो है बीजेपी पार्टी के इसी बीजेपी के दौर में आया और हम आज भी झेल रहे हैं। और तमाम जो है कभी जो है 650 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज यानी 250 रुपए जीएसटी, बेरोजगारी, सिलेंडर महंगा, इन सब चीजों को लेकर रहेंगे। क्या और क्या मुद्दे रहेंगे महंगाई के इसके अलावा? इसके अलावा महंगाई के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे तो काफी सभी में है, सभी चल ही रहे हैं। महंगाई के मुद्दे सभी में है। सिलेंडर सभी चल रहे हैं। क्या चाहते हैं इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आप लोगों का वोट बहुत अमूल्य है। आप अगर वोट नहीं देंगे तो आपका जनप्रतिनिधि नहीं बनेगा, चाहे वो शहर की बात की जाए, विधायक की बात की जाए या मुख्यमंत्री की। तो क्या मानते हैं इस बार क्या मुद्दे रहेंगे बड़े? महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जी। महंगाई चरम सीमा छू रही, काफी सभी चीज महंगी चल रही है। चाहे आप खाने वाली चीज लो, चाहे मतलब जो है पेट्रोल वगैरह लो, चाहे डीजल लो, इसलिए सभी महंगाई है, बहुत महंगी। ये मुद्दा मैं रहेगा ही शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या? सर? शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा स्वास्थ्य में तो जब स्कूल बंद रहते हैं, एक साल 1.5 साल स्कूल बंद हो गए, तो शिक्षा तो बहुत कम है ही नहीं शिक्षा। तो ये भी बड़े मुद्दे रहेंगे। मुद्दे रहेंगे बड़े ये। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार लोग बहुत चुनकर वोट अपना देंगे। क्या मानते हैं इस बार वाकई बदलाव होना चाहिए और मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दा तो बिल्कुल एकदम कंप्लीट बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव होना ही चाहिए। मुद्दा यही रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो तमाम लोगों ने अपने मुद्दों को बताया, अपनी राय को रखा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई इस बार जो लोग हैं वो बहुत ही सोच समझकर अपना कीमती अमूल्य वोट देंगे। कुछ और लोगों से भी पूछ लेंगे, जानेंगे। आखिर हम लोग महंगाई और तमाम चीजों पर बात तो करते ही करते हैं, लेकिन आखिर जो हमारे दिव्यांग, जो हमारे समाज के एक वो हिस्सा है कि किसी का एक अंग खराब होने के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारते हो, लगातार आगे बढ़ते हो, नाम बड़े बड़े रोशन करते हैं। क्या मानते हैं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इनको हटाकर आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि दिव्यांग लोगों को रोजगार दिलाया जाए और पेंशन कम से कम 3000 की जाए। 500 रुपये में कोई गुजारा नहीं होता दिव्यांग का। और हम ये सरकार से यही चाहेंगे कि हम दिव्यांगों को 3000 कम से कम पेंशन की जाए और रोजगार दिलाया जाए। सबसे अहम मुद्दा रोजगार का रहेगा हमारा। और कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना बदलाव के कुछ होना नहीं है। और क्योंकि महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। हमें अगर राशन फ्री दिया जा रहा है तो उसी राशन को 1000 रुपए के सिलेंडर पे बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और तेल 200 रुपए लीटर तेल है, तो महंगाई तो चरम सीमा पर है। पेट्रोल की अगर बात की जाए, डीजल की बात की जाए, ये भी बहुत महंगे हैं। और जहाँ तक दिव्यांगों की बात है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि रोजगार से जोड़ने के साथ साथ अगर हमें सर्विस में नहीं दिया जा रहा है तो प्राइवेट तौर पर भी कई नौकरियां हैं।
जिस तरह से साइकिल स्टैंड होती है बैंकों में, दबरई पर, या शौचालय जहाँ बनाए गए हैं, ये आपके बड़े मुद्दे रहेंगे। हाँ बड़े आने मुद्दे वाले। रहेंगे, बड़े मुद्दे। बिल्कुल। तमाम लोगों ने अपनी राय दी। वही कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल देंगे। क्या मानते हैं, आपने जैसे बताया बीजेपी में आप हैं, महंगाई भी देख ली हमने, शिक्षा भी देख ली, स्वास्थ्य सेवाएं भी देख ली। अब कानून व्यवस्था पे अगर बात की जाए तो क्या है, कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? आए दिन हिरासत में मौत हो रही है, पुलिस किसी की सुनती नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था के मामले में जिस तरह से पहले जगह जगह जो दंगे जो हुआ करते थे, उन दंगों पे बहुत बड़ी लगाम लग गई है इस सरकार की। बुलडोजर चलवा के। बुलडोजर तो उन लोगों पे चली है जिन लोगों ने तमाम बेसहारा और तमाम कमजोर लोगों की जगहों पे जो कब्जे कर लिए थे। लेकिन आए दिन थानों में पुलिस के द्वारा मजलूम बेसहारा 2 फुट की टंकी के नीचे लटक कर मतलब टोटी के नीचे लटक कर अल्ताफ खत्म हो सकता है। ऐसी पुलिस को क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस की कहानी जो पुलिस कहती है वो तो असलियत होती ही नहीं है, और जो कहती नहीं है वही होता है, जो कहता है वो नहीं होता। अच्छा, पुलिस को किस नजरिए से देखते हैं आप? लगातार भ्रष्टाचारता पुलिस कर रही है, फरियादियों की फरियाद नहीं सुन रही और थानों में मौतें हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार तो हर शासन में रहा है, लेकिन मोदी जी ने, कम और किसी में ज्यादा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हम गुंडा राज खत्म कर देंगे, व्यवस्थाओं को मेंटेन करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुंडा राज, मेरी नजर में तो गुंडे राज पे बहुत कुछ लगाम लगी है पहले से बहुत उसमें कमी आई है गुंडा क्या राज। पहले थानों में मौतें होती थी इस तरह से? नहीं, पहले थानों में मौतें नहीं होती थी। अच्छा सर, एक मेरा सवाल है, 2 फुट ऊंची टोटी से क्या कोई खत्म हो सकता है? ये जवाब दीजिए मुझे। नहीं हो सकता। तो आपकी जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, इस बात को कह रही है लगातार, क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर देखना चाहिए था, लगाम लगानी उसमें चाहिए? ऐसा है ना, देखिए, सरकार एक अलग चीज है और पुलिस प्रशासन एक अलग चीज है। लेकिन सरकार ही तो पुलिस प्रशासन का सरकार पुलिस पूरी प्रशासन मेंटेन का है। कर रही है ना, सरकार मेंटेन कर रही है ना, सरकार की पुलिस। सरकार मेंटेन कर रही है, जहाँ अधिकारियों की बदमाशी दिखाई देती है वहाँ योगी जी ने एक नहीं 4 से बड़े बड़े अफसरों को तुरंत बर्खास्त किया है, तुरंत बर्खास्त तो किया। कासगंज में फिर क्यों नहीं किया? जी, कासगंज में क्यों नहीं किया? कासगंज की पूरी बारीकी से जानकारी मुझे नहीं है, अगर उसकी बारीकी से मुझे जानकारी हो तो मैं आपके सवाल का सही जवाब दे चलिए, पाऊंगा। आपने अधिकारियों की बात की, तो फिरोजाबाद, आप फिरोजाबाद से हैं, तो क्या मानते हैं डेंगू में तमाम मौतें हो गई, केवल एक सीएमओ को हटाने से नगर निगम और सबकी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा? ये तमाम लोगों के चिराग बुझ गए, उन्हें क्या माफ कर दिया जाएगा उन अधिकारियों को? नहीं, तो एक बात और है ना, सीएमओ की जो जिम्मेदारी जिस तरह से है, हर प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा से ज्यादा निभाने की कोशिश करता है, और उसके जो भी सबॉर्डिनेट जो होते हैं, कभी कभी वो उनकी बातों को उन्हीं को गुमराह कर देते हैं, यानी जो करना चाहिए उसको वो नहीं करते, और जो नहीं अच्छा, करना चाहिए मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बताएं आप मुझे। सैकड़ों हजारों मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो डेंगू में अभी निकल के गया है, डेंगू तमाम बच्चे खत्म हुए, हम सब ने देखे, कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार तो बताएं। ये तो वक्त की मार है। वक्त की मार है? जी हाँ, सर, वक्त की मार है क्या? ये सब सरकार की मार है। ये तो सरकार की मांग है। अच्छा चलिए, बच्चों का भी हम हटा देते हैं, किसानों को बताइए। 1 साल से धरती पुत्र हमारे वहाँ बैठे और 800 किसान हमारे शहीद हो गए, वो किसकी मार पुत्र है? वहाँ जिन्होंने नाकेबंदी की 8 महीने 10 महीने, वो सब बड़े किसान थे, छोटा किसान तो कोई अच्छा, था ही किसान नहीं कोई उनमें। था नहीं वो? जी, किसान नहीं थे वो? किसान थे, बहुत बड़े किसान थे, वो छोटे किसान नहीं थे। अच्छा, छोटे बड़े कौन से किसान होते हैं? किसान तो किसान होते हैं। नहीं, फर्क होता है। क्या फर्क? एक आदमी तो वो होता है जिसके पास 10 कारोबार होते हैं और वो अकेला सबको देखता है, क्योंकि उसने सबके लिए नियुक्त कर रखे हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये वो तो जिम्मेदारी है। चलिए, वो छोटे बड़े किसान हम अलग रखते हैं, लेकिन मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके आगे झुके, माफी मांगी और बिल वापस लिया। लेकिन मेरा सवाल है, क्या मौतों का जिम्मेदार वो भी किस्मत की मार थी? जो 800 किसान शहीद हो गए, वो भी किस्मत की मार थी? गाड़ी चढ़ा दी उन पे, वो भी किस्मत? उस समय पे शायद आपको याद हो, जब वहाँ लाल किले पे जाके झंडा बदल दिया था, उस समय जो भी लोग थे वहाँ, हो सकता है कुछ शरारती तत्व तो उसमें घुस आए हो और उन्होंने उस तरह की वारदात को वहाँ अंजाम दिया हो, ऐसा भी तो मुमकिन है। आप क्या मानते हैं? आप बीजेपी सरकार के हैं, आप क्या मानते हैं चाचा, 800 किसानों की मौत माफी मांगने से क्या उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा इंसाफ। लेकिन सर तो कह रहे हैं वो किस्मत की मार थी।
नहीं, किस्मत की मार नहीं है ये, अपना जो है जानबूझ के उन्होंने अपना हुकूमत का बल लेकर के, उनकी ताकत लेकर के उन पे ये काम किया उन्होंने। क्या मानते हैं सर आप, वाकई जो हमारे सैकड़ों हजारों बच्चे खत्म हो गए वो क्या किस्मत की मार थी? नहीं, ये किस्मत की भी बात है और दूसरी मतलब जो मतलब दवाइयों का और उसका सिस्टम, डॉक्टरों का भी सिस्टम है इसमें। अच्छा, किसानों की शहादत के लिए समय पे न दवाई मिलने पे, ट्रीटमेंट न मिलने पे ज्यादातर ये केस हुए हैं। अच्छा, यानी कि सिस्टम की कमी रही है। ये सिस्टम की कमी है। तो ऐसे अधिकारियों को मतलब बर्खास्त करना चाहिए था। बिल्कुल निलंबित करना चाहिए था, हटाना चाहिए था और उसके बाद में सारे काम करने चाहिए थे। क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको, जिस समय ऑक्सीजन की कमी हुई, मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी और उस तादाद में ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं थी। अब जरूरत तो है, मान लीजिए हमें 10 सिलेंडर की और हमारे पास मौजूद है 3 सिलेंडर, तो 7 सिलेंडरों की जो कमी है उसका खामियाजा उन बेचारे मरने वाले मरीजों को भुगतना पड़ा। दूसरी बात है, जब कोई भी व्यवस्था जब खराब होती है, लेकिन अगर आप नहीं, चलिए ठीक है, कोरोना में किसी को पता नहीं थे, अचानक से महामारी आई थी, लेकिन डेंगू में तो हम तैयारी कर सकते थे। आखिर नगर निगम में बीजेपी की ही महापौर बैठी है, बीजेपी के ही विधायक बैठे हैं, क्या मानते हैं? बीजेपी के नेताओं ने भी ये कहा था कि नगर निगम की कमी रही है, महापौर की कमी रही है, क्या ये भी किस्मत की मार थी? देखिए, सफाई ना कराना किस्मत की मार थी? देखिए सफाई तो हुई, लेकिन डेंगू जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। मानते हैं ना आप इस बात को? बिल्कुल ये मानते हैं। किस्मत की मार है ये? नहीं। अच्छा, कार्रवाई की आपने कहा, कार्रवाई क्या थी, क्या हुई थी है? कार्रवाई क्या हुई थी, ये बताइए। कार्रवाई क्या हुई थी? कार्रवाई क्या हुई? आपने कहा कि योगी जी ने तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई की, क्या मानते हैं इतने छोटे छोटे सर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा, सबके नेताओं के मन में दिल है, सब चाहते हैं कि किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, सब खुशी से रहें। क्या मानते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या योगी जी ने कार्रवाई की? बताएं मुझे, जवाब दें सर मुझे। अब इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं अभी आपको जानकारी नहीं है। आपने अभी कहा कि 800 किसानों की मौत और बच्चों की मौत किस्मत, क्या मानते हैं सर, किस्मत की मार थी? 800 किसान शहीद हो गए। नहीं, तो तमाम लोग हैं यहाँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार तमाम लोग खत्म हो जाते हैं, तमाम बच्चे मर जाते हैं, अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और नेता यही बात कहते हैं कि किस्मत की मार है। तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत अलग है, खास है, आपको बता दें। और इस बार जनता फैसला करेगी, इस बार आम व्यक्ति फैसला करेगा। इस बार मुद्दे रहेंगे महंगाई के, सिलेंडर के, रोजगार के, बेरोजगारी के, स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा के, ये तमाम मुद्दे रहेंगे और इस बार जनता फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसे मिलेगी, किसके सर पर यूपी का सेहरा सजेगा, तो देखना यही है। इस वक्त इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी विधानसभा में, या फिरोजाबाद में बैठे थे, अब किसी और विधानसभा में जाएंगे, जनता से पूछेंगे, जानेंगे।